ओटीपी में आज पहली खबर है दिमागी नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो आज दूसरी खबर पर हम बने रहने वाले हैं। बलूचों का मिशन बदला, मुनीर आर्मी को खदेड़ा। जबकि ओटीपी में आज तीसरी और बड़ी खबर है 60 दिन की डील खत्म, ईरान यूएस में अब महायुद्ध। हथियारी नक्सल तो गए, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक तेजी से वायरल हो रहा है, दिमागी नक्सल पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बाद अब इसी नाम से बने एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज 24 घंटे के भीतर 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाकर राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर किसी नए आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है। इंस्टाग्राम की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये अकाउंट इसी महीने बनाया गया है और इसका जो यूजर नेम है वो एक बार बदल भी दिया गया है। अब तक करीब 63 पोस्ट किए जा चुके हैं और ये लगभग 35 अकाउंट्स को फॉलो करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसे चला कौन रहा है। अकाउंट की तरफ से इसके संचालकों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद इस नाम से कई सोशल मीडिया अकाउंट सामने जरूर आए हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है। पीएम ने ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें अलग थलग करने की बात तक कही। यहीं से एक राजनीतिक शब्द अचानक सोशल मीडिया की पहचान और बहस का हिस्सा बन बैठा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान की व्याख्या करते हुए कहा कि दिमागी नक्सल शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं, अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं या देश के उत्तर पूर्व को बाकी भारत से अलग करने की बात करने वालों का समर्थन करते हैं। रिजिजू ने अपने एक अन्य पोस्ट में शर्जील इमाम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को ही दिमागी नक्सल कहा गया है। शर्जील इमाम को 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वो दिल्ली दंगे मामले में जेल में भी है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आ चुका है। सीजेपी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान के जवाब में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव में बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में देश में 95,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। राजस्थान में 10,000 और उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन रांका का मुद्दा साफ है कि सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। रांका ने लोगों से अपने इलाके के सरकारी स्कूलों का दौरा करने, सरपंच और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने और समस्याओं की शिकायत करने की अपील तक की। उन्होंने कहा कि अगर समस्याएं दूर नहीं होती तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी किया जाए, क्योंकि बुनियादी शिक्षा बच्चों का सबसे पहला प्राथमिक अधिकार है। उधर विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान को राजनीतिक निशाने के तौर पर देखा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कह दिया, चिदम्बरम ऐसे लोगों को कवर देना चाहते हैं जिन्हें दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल कहा जाता है। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे कांग्रेस नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा, लेकिन अगर कोई खुद इस लेवल को स्वीकार करता है तो ये उसकी समस्या है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी विपक्ष से सवाल किया, वो नक्सलवाद की हिंसा और उसकी विचारधारा को लेकर प्रधानमंत्री की चेतावनी से परेशान क्यों हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री पर युवाओं को सवाल पूछने के लिए दिमागी नक्सल कहने का आरोप लगा डाला। उनके भाषण की आलोचना भी होने लगी। अब इन तमाम बयानों के बीच दिमागी नक्सल पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट चर्चा में है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या ये वास्तव में किसी नए आंदोलन या राजनीतिक संगठन की शुरुआत है, या फिर प्रधानमंत्री के एक राजनीतिक बयान को सोशल मीडिया पर पलटकर इस्तेमाल करने की रणनीति। सीजेपी के अनुभव के बाद युवाओं और सोशल मीडिया की ताकत को नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स किसी संगठन के वास्तविक राजनीतिक समर्थन का प्रमाण भी नहीं होते हैं। असली परीक्षा तब होगी जब सोशल मीडिया की बहस, सड़क, संगठन
और किसी ठोस मुद्दे से जुड़े आंदोलन में बदलती है। फिलहाल दिमागी नक्सल पार्टी का गठन सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक नैरेटिव जरूर खड़ा कर चुका है। क्या ये सिर्फ ट्रेंड रहेगा या फिर सीजेपी के बाद एक और आंदोलन की आहट बनेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर स्पष्ट हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और अलगाववादी संगठनों के बीच संघर्ष अब एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसने महज 8 दिनों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ 22 बड़े हमले कर दिए। संगठन के मुताबिक इन ऑपरेशंस में 26 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि सुरक्षा ठिकानों, सैन्य वाहन, रेलवे ट्रैक और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना दिया गया है। बीएलए के मुताबिक कलात और सूरब में आईएमडी हमलों में ही 20 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके अलावा चगाई, खारन और पंजगुर में पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए। नुश्की, तुर्बत और क्वेटा में भी हमलों की जिम्मेदारी संगठन ने ले ली है। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के लिए काम कर रही 9 कमर्शियल गाड़ियों को भी ऑपरेशन के दौरान तबाह कर दिया गया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन अगर बीएलए के आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती है, खासकर इसलिए क्योंकि हमले सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक सीमित नहीं बताए जा रहे, बल्कि सड़क, रेलवे, सुरक्षा ढांचे तक फैलते दिखाई दे रहे हैं। बीएलए ने अपने इस अभियान को सूरब में कथित पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक का जवाब बताया है। स्थानीय संगठनों ने दावा किया था कि 12 अगस्त को हुए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 बलूच नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ऐसे में बलूचिस्तान में संघर्ष का एक नया चक्र बनता दिख रहा है। हवाई कार्रवाई के आरोप, फिर जवाबी हमले और उसके बाद सुरक्षा अभियान। इस बीच पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर मस्तुंग में बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल लांगूंग की गाड़ी को निशाना बनाए जाने की घटना ने भी सवाल खड़े किए। हमले में मंत्री के सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। ये घटना बताती है कि बलूचिस्तान में सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सामने चुनौती कितनी गंभीर है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले संगठन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता और आर्थिक सहयोग पर रोक लगाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संबंधित खुले पत्र में संगठन ने पाकिस्तान पर बलूच नागरिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप तक लगा डाला है। संगठन ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की याद दिलाते हुए F-16 लड़ाकू विमानों और दूसरे सैन्य पैकेज का जिक्र किया। वहीं चीन के साथ पाकिस्तान के रक्षा संबंधों में लड़ाकू विमान, मिसाइल, नौसैनिक प्रणालियां और JF-17 थंडर जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख तक किया गया है। इस लेटर में 2015 के याउन क्लास पनडुब्बी सौदे का भी हवाला दिया गया, जिसकी कीमत करीब $5 अरब बताई गई। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान दशकों से विदेशी हथियारों और सैन्य तकनीक का इस्तेमाल बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को दबाने के लिए करता रहा है। संगठन अमेरिका और चीन से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य क्षमताओं के इस्तेमाल की निगरानी के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। बलूचिस्तान की कहानी नई नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत दशकों से अलगाववादी हिंसा, सैन्य अभियानों और राजनीतिक असंतोष से जूझ रहा है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि संसाधनों पर स्थानीय लोगों का पर्याप्त अधिकार नहीं है, जबकि पाकिस्तानी सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के नाम पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराती रही है। अब सवाल सिर्फ बीएलए और पाकिस्तानी सेना की लड़ाई का नहीं है। सवाल ये भी है कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य और आर्थिक रिश्तों को बलूचिस्तान के बढ़ते संघर्ष के बीच किस तरह देखते हैं। अगर बीएलए का अभियान और तेज होता है तो इसका असर पाकिस्तान की सुरक्षा, CPEC, क्षेत्रीय व्यापार और विदेशी निवेश तक पहुंच सकता है। यानी बलूचिस्तान में लड़ाई अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रह गई है। ये पाकिस्तान की जमीन पर नियंत्रण, विदेशी हथियारों के इस्तेमाल, चीन के रणनीतिक हित और अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति से जुड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सवाल बनती जा रही है।
तो चलिए ओटीपी में आगे बढ़ते हैं। बात अब अपनी तीसरी खबर की। मिडल ईस्ट में युद्ध को रोकने की उम्मीद जिस 60 दिन की अंतरिम डील से जगी थी, अब वही डील अपने अंत पर पहुंच गई है। सोमवार 17 अगस्त को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम समझौता खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डील खत्म होने के बाद क्या कूटनीति खत्म हो जाएगी और जंग फिर पूरी ताकत से शुरू होगी? क्योंकि हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें शांति की तस्वीर धुंधली और टकराव का खतरा साफ नजर आ रहा है। 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए एमओयू का मकसद सिर्फ गोलीबारी रोकना नहीं था। दोनों देशों को 60 दिनों के भीतर बातचीत आगे बढ़ाकर एक अंतिम समझौते तक पहुंचना था। सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसके साथ ही लेबनान में संघर्ष खत्म करने, सैन्य कार्रवाई रोकने और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश भी समझौते का हिस्सा थी। लेकिन जिस समझौते को युद्ध रोकने का रास्ता माना गया था, वो शुरुआत से ही विवादों में घिर गया। समझौते के अगले ही दिन अमेरिका और ईरान इसकी अलग अलग व्याख्या करने लगे। सवाल उठा कि ये सिर्फ सीज फायर है या स्थायी शांति की तरफ पहला कदम। किसे क्या करना है, कौन पहले अपनी शर्तें पूरी करेगा? और देखते ही देखते दोनों देश एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप मढ़ने लगे। सबसे बड़ा मोर्चा बना हार्मूज। दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए बेहद अहम इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ा तो इसका सीधा असर अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और व्यापार पर भी इसका बड़ा खतरा मंडराने लगा। ईरान पर आरोप लगा कि उसने हार्मोज में नाकेबंदी की, जबकि तेहरान का कहना था कि अमेरिका के हमलों ने खुद समझौते की शर्तें तोड़ी। फिर 7 जुलाई को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि समझौते खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अमेरिकी हमले जारी रहे और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। यानी जिस डील का मकसद युद्ध रोकना था, वही डील कुछ ही हफ्तों में युद्ध के बीच कमजोर पड़ गई। अब 17 अगस्त की तारीख इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अंतरिम समझौते की औपचारिक अवधि खत्म होने के बाद क्या दोनों देश फिर बातचीत की मेज पर बैठेंगे या मिसाइल और हमले ही उनकी अगली भाषा होंगे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दे दिया है कि फिलहाल बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर तेहरान ने कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि इसे बातचीत नहीं माना जा सकता, नहीं कह सकते। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं है और खुला भी नहीं है। यही सबसे खतरनाक स्थिति भी है क्योंकि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर कायम है, जबकि ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका और इजराइल अपने युद्ध के शुरुआती लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे और ईरान ने युद्ध जीत लिया। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भी बड़ा सवाल है, अगर युद्ध फिर बढ़ता है तो उसे खत्म कैसे किया जाएगा? अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव की रिपोर्टों ने इसे चिंता को और बढ़ा दिया है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ट्रंप प्रशासन एक ऐसी जंग में फंस सकता है जिसका कोई भी स्पष्ट अंत दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि फॉरएवर वॉर यानी कभी खत्म न होने वाली जंग का खतरा चर्चा में भी है। और इस पूरे खेल में सिर्फ अमेरिका और ईरान दांव पर नहीं है। खाड़ी के देश, तेल बाजार, वैश्विक व्यापार, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और हार्मूज से गुजरने वाली सप्लाई लाइन, सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए 17 अगस्त सिर्फ एक समझौते की तारीख खत्म होने का दिन नहीं है, ये वो मोड़ है जहां अमेरिका और ईरान के सामने दो रास्ते हैं। एक बार फिर बातचीत की मेज या फिर युद्ध का अगला दौर। 60 दिन की डील ने युद्ध को स्थायी रूप से खत्म नहीं किया, अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। अगली बार आप ओटीपी के प्लेटफॉर्म पर कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।